स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे महिलाओं के प्रति बढ़ती अपराध को लेकर के। एक जिज्ञासा हमेशा किसी के जहन में रहती है कि ये घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं। कोई तो वजह होगी, अलग अलग तरीके के बताए जाते हैं कि ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। खैर, कुछ तो कारण है, इसमें कहीं को संदेह नहीं है। आज हम कोशिश कर रहे हैं नारी के माध्यम से। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह जी हैं और ज्योति खंडेलवाल जी जयपुर की पूर्व महापौर कांग्रेस से हमारे साथ में हैं। हमारे साथ कुछ हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कुछ अपनी बातें बताएंगे, सुझाव भी बताएंगे और हमारे साथ जो हमारे अतिथि हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कि आखिर पार्टियां क्या कर रही हैं, सरकार क्या कर रही है। हमारे साथ मनीषा राजावत जी हैं जो एक एनजीओ चलाती हैं। ममता शेखावत जी हमारे साथ में हैं, समाजशास्त्री हैं। हमारे साथ लवीना भारवानी है जो एक सीए स्टूडेंट हैं। मैं अलका जी आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए, पार्टियों के बंधन में बंधे होते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का उदय भी इस समाज में एक अंग की तरह हुआ। पहले समाज बना, उसके बाद में राजनीतिक दल बने। तो जब अपराध होते हैं महिलाओं के प्रति, राजनीति अपनी जगह है, सरकारों का अपना काम है, आप एक महिला भी हैं, तो वाकई क्या मानना इन घटनाओं को लेकर? देखिए, हम राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से आती हूँ। हम एक राजनीतिक दल हैं, लेकिन हम हमेशा सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलते हैं। और आज जो राजस्थान की स्थिति है, आप अपराध की बात कर रहे हैं। अपराध तब बढ़ते हैं क्योंकि किसी भी सरकार का प्राइम जो ड्यूटी होती है वो होती है कानून व्यवस्था दुरुस्त करना। और कमोबेश राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार है उसकी स्थिति ये हो गई है कि उसका प्रायोरिटी हो गई है कुर्सी बचाना। और पौने 5 साल हो गए हैं निरंतर शासन और प्रशासन पूरी तौर पर विफल रहा है, क्योंकि फुल टाइम गृह मंत्री राजस्थान को नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं और वो राजस्थान की जो स्थिति है, जो महिलाओं की स्थिति है, बहुत पीड़ा होती है कि आज राजस्थान उस कगार पे खड़ा है कि आप सुबह अखबार देखें तो डर लगता है। हर जिले में किसी न किसी जिले में कोई ना कोई घटना होती है। और ये हम नहीं कह रहे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि आज राजस्थान अपराधियों की शरण स्थली बन चुका है। 17-18 बलात्कार डेली होते हैं, 7-8 मर्डर्स होते हैं। और अभी 2023 का ही आंकड़ा है कि 10 वर्ष से छोटी बच्चियों का ये सोशोलॉजिस्ट यहाँ पर है, ये भी बताएंगी, बट इनको रोकने के लिए अगर शासन प्रशासन कुछ नहीं करता है तो ये 2.7% उनके मामले अभी बढ़ते जा रहे हैं। अपहरण की घटनाएं 15% बढ़ गई हैं। और अगर हम देखें, इसमें कार्रवाई के नाम पर एक बिग ज़ीरो होता है। और सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है जब इनके सीनियर मिनिस्टर हैं जो पटल पर कहते हैं, विधानसभा पवित्र हमारा स्थल माना जाता है, वहाँ कहते हैं कि बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना, शर्मनाक बयान और किसी का नहीं हो सकता। और अभी कल की ही घटना है, इनके एक मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि पहले जो राजस्थान में महिलाओं की स्थिति है उसके बारे में सोच लीजिए। उन्होंने बर्खास्त कर दिया जाता है, उनका पहली बार जमीर जागा था। तो ये वो सरकार राजस्थान में आ गई है जब सरकार का ध्यान नहीं रहता, जब सरकार इस तरह से, एक तरह से अगर कहूँ कि उनके जो काम हैं, नीति नियत मंशा सारी बताने वाले हैं कि वो महिला विरोधी है। तो जब इस तरह के काम शासन और प्रशासन की तरफ से होते हैं तो महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। जी चलिए, मैं ज्योति जी का पक्ष रखवाना चाहूँगा। जी ज्योति जी। नमस्कार योगेंद्र जी, मुझे लगा था मैं कि जरूर बात एक कह देता हूँ। हमारा जो एजेंडा केवल राजस्थान बेस्ड नहीं है, बिल्कुल, आप लोगों के लिए ओपन प्लेटफॉर्म में है बिल्कुल, कि मैं जहां आपको यहीं लगे से वही बात बोल शुरू सकते हैं। जी करने वाली थी। मैं यही कहना चाह रही थी कि अलका जी को ने जो बात कही, मुझे लग रहा था कि वो शायद वाकई राजनीति से ऊपर उठ करके अपनी बात कहेंगी और देश की महिलाओं के बारे में अपनी बात कहेंगी। राजस्थान एक हिस्सा है देश का, और अगर हम देश की महिलाओं के बारे में अगर बात करें तो शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से बात कर पाएंगे और शायद ज़्यादा चिंताजनक स्थिति को देखते हुए और कुछ समाधान की ओर शायद बढ़ पाएंगे। वरना तो अगर हम ऐसे बातें करते रहेंगे कि राजस्थान ऐसा है और फिर मैं चर्चा करूंगी मणिपुर की, कि मणिपुर में क्या हालात है, क्या हो रहा है और वहाँ पर किस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कितनी
यूं कहें कि मानवता को महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं होती हैं। और वहाँ पर अगर प्रधानमंत्री जी की अगर चुप्पी होती है, मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी अगर चुप हैं, चुप्पी अगर साधे रखते हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये सिर्फ हम एक दूसरे को यही कहते रह जाएंगे कि राजस्थान में ये हो रहा है, मणिपुर में ये हो रहा है, या भाजपा शासित प्रदेशों में ऐसा हो रहा है, वहाँ के आंकड़े ये हैं, जैसे आंकड़े अभी इन्होंने बताया, मैं भी बता सकती हूँ कि वहाँ के आंकड़े ऐसे हैं। पर क्या ये सब चीज़ें क्या हमारी महिलाओं की स्थिति को हम एक दूसरे पे केवल आरोप लगा करके ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखिए, मुझे लगता है कि सदन में अगर किसी, जैसे इन्होंने अगर बात की, महिलाओं के किसी मंत्री ने अगर बयान दिया, मुझे लगता है कि सदन में भी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी की महिला विधायक हो, दोनों को मिल करके एक साथ उठ करके उस बात का विरोध करना चाहिए। देखिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ा करके, इसीलिए हम बार बार डिमांड भी करते हैं। मैं तो इस बात की बहुत पुरजोर समर्थक हूँ कि 33% जो है का जो बिल है कि वो विधानसभा और संसद में जाए, वहाँ पे महिलाओं की संख्या बढ़े, जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति या इस तरह का कोई पुरुष इस तरह के बयान देने से चूके, इससे झिझके, डरे, उसको लगे कि मुझे यहाँ पे बैठी हुई सारी महिलाओं का आक्रोश सहन करना पड़ेगा। ये स्थिति आना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये स्थिति नहीं आएगी ना, तब तक मैं, अब इन्होंने मुझे 2 एग्जाम्पल बताया, अभी मैं 2 एग्जाम्पल बीजेपी के बता दूं और वहाँ पे कह दूं कि किस तरह से बीजेपी का संगठन अपने उन विधायकों को, जो कि ओपन कह रहे हैं, जो सीधे तौर पे बलात्कार में लिप्त हैं, लेकिन वो उनके ऊपर ही कोई एक्शन नहीं करना चाहते, उनके ऊपर ही कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। तो ऐसे में केवल आरोप प्रत्यारोप लगा देने से काफ़ी, और केवल ये कह देना कि ठीक है, कोई ऐसा बीजेपी शासित प्रदेश बता दीजिए जहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी स्थिति में महिलाएं वहाँ पर हों, या कह दें बड़े कि हमने महिलाओं को बड़ी सुरक्षा दे रखी है और एक भी महिला के साथ रेप नहीं हो रहा है, कहीं वहाँ पे कोई ऐसी महिला अत्याचार की कोई घटनाएं नहीं हो रही। हम कोई प्रदेश नहीं बता सकते ऐसा, सच्चाई यही है। तो यहाँ पर हमको देश की महिलाओं के बारे में बात करते हुए बहुत ही गहरे मन से इस बात को, मैं इसका एक एग्जाम्पल योगिंद्र जी आपको बताना चाहूँगी। जैसे स्थानीय निकायों में अब तो 33% हो गया, लेकिन जब मैं मेयर थी तो 50% रिजर्वेशन था। नहीं, शहरी निकायों में अब 33% हो गया, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, हाँ ना, तो उस समय 50% था। तो जैसे आपने देखा, मेरे अगेंस्ट बोर्ड था, और उस समय कई बार पुरुष जो जनप्रतिनिधि थे वो, उन्होंने कई बार ऐसी हरकतें की, कुर्सी खींच दी, बजट की प्रतियां फाड़ दी, कुछ ऐसा अगेंस्ट ऐसा हंगामा किया। मैं तो कहना चाहूँगी उनसे अच्छा लगा। पहली बार में उन्होंने देखा कि हंगामा किया और वो उनको बचाने, मैंने जब उनको बाहर निकालने की बात की सदन से, तो महिला जनप्रतिनिधि ही उनको बचाने के लिए आगे खड़ी हो गई, जिन्होंने ऐसा व्यवहार किया था। लेकिन जब 1-2 बार लगातार उन्होंने इस व्यवहार को देखा, तो उसके बाद चाहे वो कांग्रेस की जनप्रतिनिधि थी महिला, चाहे वो बीजेपी की महिला जनप्रतिनिधि, क्योंकि मैंने भी कभी भेदभाव नहीं किया था कांग्रेस और बीजेपी में, तो जनप्रतिनिधि, तो उन्होंने, दोनों ने आगे आके कहा कि आपने ये बात गलत कही है, हम आपकी इस बात के समर्थक नहीं हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में नहीं कर सकते हैं, इस तरह के शब्दों की उपयोग नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और ये तभी हो पाएंगी जब वहाँ पे महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी वहाँ, और उनकी नीति जो है उसको बनाने में उन महिलाओं की भूमिका होगी। मैंने तो योगिंद्र जी पहले भी आपको कहा है, मैं आज भी आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि नारी के इस कार्यक्रम में आप कुछ पुरुषों को, जो जनप्रतिनिधि हों, जो बहुत अच्छी जगह पर हों, या जो काम कर बहुत सारे उनसे, जैसे कहते हैं कि बार बार काम पड़ते हैं, उनको भी आप बुलाइए। बिल्कुल, मैं ज्योति जी कोशिश करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि दोनों ही पार्टियों से कुछ कद्दावर नेताओं को बैठा करके और आप लोगों से सवाल करवाऊंगा। मैं, मेरी इच्छा भी है, महिलाएं सवाल करेंगी, बिल्कुल ये हिस्सा जरूर बनेगा। मैं ममता मैम आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, राजनीतिक दलों से जुड़ी जो हमारे यहाँ पे दोनों नेत्रियां बैठी हुई हैं, उनका अपना पार्टी के लिए वकालत करने काम है, वो करेंगे भी, उसमें कहीं कोई बात नहीं, क्योंकि पार्टियों के बंधन में सब बंधे हुए थे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि निश्चित रूप से इन दोनों को भी मालूम है इस बात का कि स्थितियां कहाँ जा रही हैं। और मैं मानता हूं कि कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री, ये कलंक लेकर के कहीं पर भी कोई नहीं जाना चाहेगा कि हमारे यहाँ जो घटना हो रही हैं, किसी का इससे कोई चेहरा उज्जवल नहीं होगा। इससे हमें कहीं ना कहीं डिफेंसिव होना पड़ेगा कि यार क्या हो गया ये घटना। लेकिन खैर, आरोप प्रत्यारोप की बात एक अलग होती है। लेकिन जब ये आरोप प्रत्यारोप चलते हैं एक राज्य में, ये बात सही है, ऐसा कोई प्रदेश नहीं हो सकता जिसमें महिलाओं के प्रति अपराध नहीं हो, कोई नहीं कह सकता, ये दावा ही नहीं कर सकता।
तो एक प्रदेश में जब गवर्नमेंट एक पार्टी की होती है तो वहाँ डिफेंसिव होते हैं, लेकिन जहाँ अपोजिशन में होते हैं तो काफ़ी ऑफेंसिव होते हैं कि नहीं बिल्कुल ये तो एकदम गलत है। तो ऐसे में क्या सोचा जाता है? योगेंद्र जी, एक्चुअली ये जो आपने प्रश्न किया है ये बहुत ही रेलिवेंट है। तो जो मेरा नज़रिया वो जो है इस मुद्दे को लेकर वो ये है कि क्या आपको लगता है, मैं अलका जी और ज्योति जी की तरफ थोड़ा सा इंडिकेट करूँगी, क्या आप महिलाएं हैं, आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है और जो वोटर्स हैं उनमें भी काफ़ी सारी महिलाएं हैं, तो मैं जो पर्सनली फील करती हूँ, क्या हम मुद्दे से नहीं भटक जाते हैं जब हम पार्टी या जो हमारे डेटा हैं या जो आंकड़े हैं उन्हीं में फंस के रह जाते हैं? लेकिन ज्योति जी की एक बात मुझे अभी बड़ी अच्छी लगी, उन्हें पार्टी को दरकिनार करते हुए एक कॉमन प्लेटफॉर्म के लिए उन्होंने अप्रोच जो रखी अपनी, तो इट इज़ अ गुड थिंग एंड आई थिंक कि ऐसा ही होना चाहिए। महिलाओं को जब वो पार्लियामेंट में होती हैं या हाउस में होती हैं तो पार्टी को छोड़कर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जहाँ उन्हें लगता है कि महिलाओं को एकजुट होना चाहिए, महिलाओं के अधिकारों की बात है तो उन्हें एकजुट होना चाहिए। उस टाइम पे ये पॉलिटिकल पार्टी है या वोट है, इस तरह की राजनीति अगर हम अलग कर दें तो शायद हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं और जो हमारा एक मोटिव है सेफ सोसाइटी फॉर वुमेन, आई थिंक हम उसको साकार कर पाएंगे। ममता मैम, आप लोग सवाल भी कर सकते हैं अलका जी से। ज्योति जी, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ भी सकते हैं। जी अलका जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप मुझे कोई एक ऐसा इंसिडेंस बताएंगे, सिंस यू आर अ मेंबर, यू हैव बीन द मेंबर ऑफ हाउस, सो एक ऐसा इंसिडेंस आप मेरे साथ और सबके साथ शेयर करेंगी जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को हमने एक साइड दरकिनार करते हुए कोई भी ऐसा केस आया है जहाँ पर महिला पर अत्याचार हुआ है या उनका शोषण हुआ है, तो आपने पॉलिटिकल पार्टी से अलग हटके और एक लेडी होते हुए उसको उस तरह से रिप्रेजेंट किया है? नहीं, ऐसा बहुत बार होता है। ये एक ही हम बात नहीं कर सकते। हाउस में भी हम होते थे और अगर ऐसा कुछ होता था, क्योंकि मैन मेड सोसाइटी है, कई बार हमारी बहनें जो एमएलएज थी बोलने के लिए खड़ी होती थी और एक तो उनको समय कम दिया जाता था। एक इंसिडेंस बताती हूँ, एक अनीता कटारा एमएलए हमारी उदयपुर से थी, उनका टाइम होते हुए उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, तो अक्रॉस द पार्टी लाइन हम सब एमएलएज एक साथ खड़ी हुई और उनको पूरा हाफ एन आवर दिलवाया हमने बोलने के लिए। तो ऐसा नहीं है, जहाँ इस तरह की बातें आती हैं वहाँ सब एकजुट भी हो जाती हैं, और जहाँ हमें अपनी पार्टी के बारे में बात करनी होती है, जहाँ पीड़ा की बात होती है, वहाँ फिर हमें कहना भी पड़ता है। जी नीलम जी, आपके पास आना चाहूँगा। नीलम जी 40 से हैं और कई मुल्कों में जाने का अवसर भी मिलता है, खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कहीं कुछ चर्चा होती है कि हाँ यार क्या हो रहा है, कहीं पीड़ा होती है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि घटना केवल एक जो विक्टिम है वो और उसका परिवार नहीं, मुझे लगता है कि समाज के हर कोने पे जाती है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक गहरा आघात लगता है, जो मैं सोच पाता हूँ। तो क्या वास्तव में इस तरह की चर्चा होती है और इसमें क्यों हो रहा है, इस पे कोई चर्चा कर पाते हैं? सो योगेंद्र जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इसका पार्ट बनने के लिए, क्योंकि मैं एक नारी हूँ तो इसको रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। आपका फर्स्ट सवाल का मैं जवाब दूंगी कि क्या ऐसी घटनाओं का जिक्र और मुल्कों में होता है, तो यस, क्यों नहीं होता है। अभी रिसेंटली 40 की तरफ से एक एक्सपो हमने ऑर्गेनाइज़ करा केन्या, साउथ अफ्रीका में, जिसमें 7 कंट्रीज़ के लोगों ने पार्टिसिपेट करा। सो मैं प्राउडली कहूँगी कि वहाँ पे फीमेल्स के साथ 50 सालों में आज तक एक भी रेप का केस नहीं है। और जब हमारी इस मुद्दे पे बात हुई, वहाँ पे चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है, बट आज तक महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं थी। जब इस मुद्दे का हम लोगों का ब्यूरोक्रेट्स के साथ डिस्कशन भी हुआ तो पार्ट आया कि नहीं, इंडिया में ये सेफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टीज़ अपने अपना रोना रोती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। इनकी ज्योति मैम की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, इन्होंने बीजेपी कांग्रेस से उठकर मानवता की बात करी, नारी की बात करी कि क्या वो इस कंट्री में सेफ है। यहाँ हर कोई रोना रोता है, बीजेपी के राज में कांग्रेस बलात्कार करेगी, कांग्रेस के राज में बीजेपी बलात्कार करेगी। ऐसा कहाँ लिखा है? आप छीटाकसी करके क्या नारी को सम्मान दे रहे हैं? क्या उनको समाज में वो दे रहे हैं? आज आपके घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन राजनीतिक कंधों पर ही है। क्या वो शिक्षा में सुधार कर सकते हैं? क्या वो अपने किसी भी पॉलिटिकली ऐसी चीज़ में कुछ ऐसा लॉ लागू कर सकते हैं? दुबई जैसे देश,
सिंगापुर, मैं बहुत कंट्रीज़ में विज़िट करती हूँ, मैं वहाँ ज़्यादा सेफ फील करती हूँ। चाहे मैं शॉर्ट कपड़े पहनूँ, मैं बुर्का पहनूँ, डजेंट मैटर, मुझे किसी आदमी से डर नहीं है। बट इंडिया में आके मुझे मेरे घर में भी डर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का पार बहुत प्योर है। यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है उस पर हमें विचार करने की जिक्र है, ना कि बीजेपी और कांग्रेस के दो नेताओं को बुला के उनसे ये डिस्कशन कराना आंकड़ों पे कि कहाँ पे कांग्रेस ने ज़्यादा बलात्कार किया और कहाँ पे बीजेपी ने उसको प्रोटेक्ट करा है। मतलब मेरा कंसर्न यही है कि जब हम नारी में आए तो हम एक साथ एकजुट होकर सबसे पहले मानवता को और अपने नारित्व को आगे रखें, उस दिशा में, डायरेक्शन में हम लोग फाइट करें और राजनीति मुद्दा बनाएं, तो ही कोई रिजल्ट निकल सकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हम आंकड़ों में फंस करके रह जाते हैं। और ये कहा जाता है कि राजस्थान में बीजेपी घेरने की कोशिश करती है, लेकिन मणिपुर में कांग्रेस घेरने की कोशिश करती है, दिल्ली में घेरने की कोशिश करेगी, मध्य प्रदेश जहाँ जिसकी सरकार है। मैंने पहले भी कहा कि आप जहाँ पे सरकार में हैं वहाँ तो कहोगे कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, परिवार के साथ हम खड़े हैं। हर पार्टी का यही होता है, चेहरे बदलते हैं। लेकिन जहाँ पे आप अपोजिशन में होते हैं तो वहाँ पे विरोध शुरू करते हैं। चलिए, हमारे साथ ये बच्ची है और छात्रा है, सीए की स्टूडेंट है। लवीना, आपसे पूछना चाहूँगा मैं, कभी स्टूडेंट्स में ये चर्चाएं होती हैं? क्योंकि चर्चा का जिक्र मैं यूँ कर रहा हूँ, मैं नीलम जी को सपोर्ट करूँगा। कोई तो ऐसी वजह है, जैसे इन्होंने कहा कि हमने कोशिश की वहाँ समझने की, भाई आपके यहाँ पे घटनाएं क्यों नहीं हो पाती हैं। एजुकेशन और कानून, दो चीज़ें बड़ी वो बताई। कभी स्टूडेंट्स में चर्चा होती है कि ये घटनाएं बढ़ रहे हैं, कि किस दिशा में जा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहा, क्या वजह है? कुछ चर्चा होती है कभी? सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये टॉपिक सिर्फ तभी क्यों छिड़ता है जब ट्रेंडिंग होता है। मतलब अगर ये अभी ये वेरी गुड, ये भी बड़ी बात है। मे 4 का मतलब मे का टॉपिक है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इस वजह से हमने यहाँ पे डिबेट बिठाई है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है ना, मतलब ये हर जगह स्टार्टिंग से अब तक है ही, तो फिर सिर्फ ट्रेंडिंग है तभी क्यों? और एक दूसरे को ब्लेम करने से होगा क्या? क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम मेन मेंटेलिटी की है ना, तो किसी पार्टी ने थोड़ी ना कुछ गलत किया है। मतलब मैं ओवरऑल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं किसी पार्टी बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे अकॉर्डिंग हम इसके डेप्थ में जा सकते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। हम मतलब सारी की सारी पार्टी एक साथ यूनाइट होके कोई ना कोई एक रीज़न क्यों नहीं ढूंढ रही है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। कोई पार्टी नहीं कर रही है, ये एक इंसान है। और एट लास्ट फाइनली जब ये ट्रेंडिंग टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, सबके सब अपने अपने घर चल जाएंगे, सिर्फ एक फैमिली सफ़र करेगी, वो एक लड़की सफ़र करेगी, तो या उसकी पूरी कम्युनिटी सफ़र करेगी। तो हमें मेन प्रॉब्लम में जाना चाहिए रेदर देन दीज पार्टीज़। और एक दूसरे को ब्लेम करने से होगा कुछ नहीं, क्योंकि ब्लेम करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बस हाँ, ये रह जाएगा कि ठीक है, इसने इतना किया, इसने इतना किया, इससे होगा कुछ नहीं। फाइनली सफ़र एक लड़की कर रही है, हमें एक ह्यूमैनिटी, मतलब एक वैसे भी सेफ रहना तो एक बेसिक राइट है ना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो फिर ये प्रॉब्लम ही क्यों है? और अगर ये इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है कि इंसान सेफ़ ही नहीं है, तो फिर और चीज़ों में हम लोग बात ही क्यों कर रहे हैं इनोवेशन वगैरह की, जहाँ इंसान सिर्फ सांस लेने के लिए। मैं आज अभी इस टाइम पे मैं ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे पापा का फ़ोन आ जाएगा, मेरे को घर जल्दी जाना है, मैं यहाँ सेफ़ नहीं हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये सुन के कि आप इंडिया से ज़्यादा सेफ़ बाहर फील करते हो। तो फिर मेन प्रॉब्लम तो सेफ़ फील करना नहीं है ना, इसमें पार्टी का क्या दोष है? राइट, गुड। लेकिन मनीषा जी, आपके पास आना चाहूँगा मैं एक बार आपसे भी बात, फिर मैं अलका जी से और ज्योति जी से, मैं आपका भी अपनी कोई बात है। मुद्दा हमारा बेसिकली ये, और मोटिव भी हमारा यही है, कोई हम कोशिश करते हैं नारी के जरिए, हम कोई हल्ला नहीं मचवाना चाहते हैं। नीलम जी बहुत बार आती हैं, ममता मैम कई बार आती हैं, ज्योति जी आ चुकी हैं। मकसद हमारा ये होता है कि हम किसी निष्कर्ष के आसपास पहुंचने की कोशिश करें। निष्कर्ष निकले नहीं निकले कोई बात नहीं, लेकिन समाज के अगर 10 लोग भी इसको देख पा रहे हैं, या बच्ची अपनी फ्रेंड्स के बीच में कहेगी, एक बहुत ही मार्मिक बात इसने कही है कि अगर हम सेफ ही नहीं है तो ये सड़कें, बिजली, पानी, सब चीज़ों की आवश्यकता कहाँ है? अगर डर ही अंदर है तो फिर सब कुछ बेकार है। तो हमें वास्तव में, जब समाज में डर एक जगह करता जा रहा है, और केवल बच्ची के अंदर डर नहीं है, बच्ची हो सकता है कि बोल्ड होगी लवीना, लेकिन पेरेंट्स को डर है। मैं भी एक महारानी कॉलेज के बाहर में कुछ इंटरव्यू कर रहा था बच्चियों का, तो उन्होंने कहा कि साहब, जानवरों से ज़्यादा तो इंसानों का डर लगता है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वास्तव में आप एनजीओ चलाती हैं, तो विमेन सेफ्टी को लेकर के क्या आप मानती हैं, कैसे देखती हैं इसे? देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है, नारी प्लेटफॉर्म, मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन आभार व्यक्त करूँगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और सबसे पहली बात कि मैंने सभी को सुना, राजनीतिक चश्मे से भी देखा, इनकी तरफ से सुना यहाँ पे,
नीलम ने बहुत अच्छा बताया यहाँ पे बच्ची ने बहुत अपने ही स्तर पे अपनी वो बात रखी। तो मैं यहाँ पे मेरी बात इस तरह से रखना चाहूँगी कि मुझे बहुत ही शर्म आ रही है ये चीज़ देखते हुए। पिछले दिनों से इवन हम लोग मैं खुद एक माँ हूँ। सबसे बड़ी बात जब इन बच्चे ने रखी है कि डर लगता है, तो मैं खुद माँ एज ए माँ भी मुझे खुद को डर लगता है अपनी बच्ची को कहीं बाहर भेजने में, कि बच्ची वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, मैं कैसे भेज दूँ उसको। बच्चियों के अपने सवाल होते हैं कि आप हमारे साथ में ऐसा क्यों करते हैं। सबसे बड़ा तो हम एक एज ए माँ अगर घर से शुरुआत करती हूँ तो हमारा भी चैलेंज है बहुत बड़ा कि हम कैसे बच्चियों को भेज दें। और ये आधी आबादी की बात है यहाँ पे, और आधी आबादी की अगर हम बात करें वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, जो बच्ची के नज़रिए से देखा है कि सुरक्षित नहीं है आज भी नारी, वो बहुत बड़ी बात है। हम लोग क्यों अदर चीज़ों पे करें, इसका निष्कर्ष क्यों नहीं निकाल पा रहे। आज आप इतनी बड़ी हम लोग डिबेट कर रहे हैं, निष्कर्ष के आसपास पहुंच जाते हैं, लेकिन निष्कर्ष क्यों नहीं निकलता है। मैं यहाँ पे हर चीज़ के बड़े बड़े समाधान हो जाते हैं, इस चीज़ का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए, मुझे बहुत शर्म आ रही थी लास्ट टाइम देखते हुए कि आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस को कोट करती है, कांग्रेस बीजेपी को कोट करती है। और हम अगर सच में देखें, एक मानवता, एक समाज सेविका की नज़र से अगर मैं देख रही हूँ कि हमारा जो राजस्थान है सबसे पहले पायदान पे है। डेली 17 से 18 केसेस आते हैं, महिला सुरक्षा के मामले हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं, कभी कम नहीं हो रहे। अगर देखा जाए, हम मणिपुर की बात करें, 70 दिन हो गए चलते हुए मणिपुर को, वहाँ पे डेली 100 केसेस दर्ज हो रहे हैं। उसमें से 25 केसेस महिला सुरक्षा के मामले, महिलाओं के साथ में जो बलात्कार हो रहे हैं, जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो निंदनीय घटनाएं हैं। नग्नता से अगर किसी महिला को आज की इतने आज़ाद भारत में घुमाया जा रहा है तो उससे शर्म की बात क्या होगी। आप ये देखिए, मतलब आज भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं इन चीज़ों को देख के। और ये ट्रेंडिंग मामलों में ही क्यों होता है, क्यों हम हमेशा इस पे बात नहीं करते, क्यों हम उन्हें हमेशा रोकने की बात नहीं करते हैं। और मेरा सवाल आप दोनों से है कि आप दोनों एक दूसरे की पार्टियां हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव है, बीजेपी और जो हमारी कांग्रेस में है, जो राजस्थान के जो हमारे हालात है वो देखते हुए अगर हम आगे इस पे कोई कानूनी कार्रवाई या इसको हम रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो एज ए नारी आप लोगों को भी बहुत बड़ी सोचने की बात है कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब आपके पास में वो अधिकार है। हमने वोट दे के आप लोगों को लेके आए हैं। हम एज ए अगर समाज की बात करें तो सामाजिक भी अगर ये इतनी जो व्यवस्था ही कलंक है एक तरह से, मतलब ये व्यवस्थाएं जो बिगड़ रही है। तो मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि आप लोग क्या इन चीज़ों पे कर सकते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए, तो वो आप बताएं। जी, मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहूँगा। देखिए, आपको ध्यान होगा सबका कि साउथ के अंदर एक महिला डॉक्टर थी, वेटनरी डॉक्टर थी, उसके साथ में गैंग रेप हुआ। और गैंग रेप हुआ तो उस घटना से बहुत सारे लोग उद्वेलित थे, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि कानून हमारी इजाज़त कतई नहीं देता। मैं उस बात के पक्ष में नहीं हूँ। उनका एनकाउंटर कर दिया गया कि साहब ये भग रहे थे और हमला करने की कोशिश कर रहे थे पुलिस ने। सबने तालियां क्यों बजाई। एनकाउंटर के बाद में उन पुलिस ऑफिसर्स पे फूल बरसाए गए। मतलब लोगों का भरोसा उसमें हो रहा है कि तुरंत दंड दीजिए। ये देखिए, हालांकि बिल्कुल ये भी चाहेंगे, मैं भी चाहूँगा, आप यहाँ पढ़े लिखे मुल्क में ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, लेकिन लोगों को भरोसा ऐसे ही कल्चर पे होने लग गया क्योंकि केस पे केस, डेट्स पे डेट, तो आदमी को ये लगने लगता है कि यार न्याय तो नहीं मिलने वाला। निर्भया का केस है तो मीडिया ट्रायल हुआ तो इस कारण से। आप अगर इसी की बात करो, पुलिस की बात करो, मैं बताऊँ ये बीकानेर का जो मामला था, एक बच्ची कंप्यूटर क्लास में जा रही थी और वहाँ पे उस बच्ची ने, और वो पुलिस मतलब वो जो आरोपी, देखो वही अगर कानून प्रशासन में, मैंने कहा साहब वो तो देखिए कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये तो मैंने क्या कहा कि दरिंदगी दर्ज नहीं होते हैं। उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है, समाज में शीशे में से निकल गए। दरिंदगी जहाँ पे भी हो वो कोई भी हो सकता है। जब परिवारों में दरिंदगी, परिवारों के अंदर दरिंदगी घुसती जा रही है तो आप पुलिस से क्या अपेक्षा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा जरूरी है इसकी डेप्थ में जाना और कोशिश करना कि हाँ हम कैसे पहुंच सकते हैं। ज्योति जी और अलका जी बड़ा ही एक मार्मिक बात है, ये पार्टी लाइन से अलग हट करके सोचने की बात है। देखिए, धरने प्रदर्शन आप लोगों की ड्यूटी है, आप उसे करिए, और लेकिन हमें लगता है कि किसी दिशा में जाना बहुत जरूरी है। मैं तो फिर कहूँगा, किसी भी प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री
ये कभी नहीं चाहेगा कि उनकी इस तरह की घटनाएं दूसरे मुल्कों में पहुंचे या एक प्रदेश की घटना दूसरे प्रदेश में पहुंचे। कोई भी नहीं चाहेगा, कोई ही नहीं चाहेगा, क्योंकि वो एक अभिभावक की तरह होते हैं उस प्रदेश के, उस देश के। लेकिन राजनीतिक दलों को खुद को इस बात का भरोसा करना चाहिए कि एटलीस्ट इस मुद्दे को तो हम छोड़ें, किस पर राजनीति ना करें, क्योंकि महिला बहुत सॉफ्ट कॉर्नर बनाई जाती हैं, बहुत सॉफ्ट टारगेट की जाती हैं। कभी भी कोई भी मुद्दा होगा तो उससे प्रायोरिटी मिलेंगे कि महिला उत्पीड़न के लिए हम ये करेंगे, महिला आत्मरक्षा के लिए हम ये करेंगे। लेकिन होता क्या है, ये आंकड़े बताते हैं जिस पे आप लोग बहस करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ठोस कदम उठाया जाना चाहिए, एटलीस्ट इसे तो बैन कर देना चाहिए कि महिलाओं को लेकर के मैनिफेस्टो में नहीं, हम धरातल पे कुछ करके दिखाएंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसा अभी आप बता रही थी नीलम मित्तल जी, कि दुबई में नहीं होता बिकॉज वहाँ कानून बहुत सख्त है, आई फॉर आई। तो हमारे यहाँ वो कानून संभव नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर, जैसा आपने देखा कि अभी रेप के बाद पुलिस वालों ने इनकाउंटर किया तो फूल बरसाए गए, ये मेंटालिटी है। और इस बच्ची ने जो बात कही कि ट्रेंडिंग के बाद ही हम क्यों सोचते हैं, सोचनीय विषय है। बिल्कुल, क्योंकि महिला एक मुद्दा नहीं हो सकती, आधी आबादी की बात है। इसके बारे में निरंतर आप चौथे स्तंभ में है के लोग हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी चीज़ अगर कोई आप कहते हैं या कोई मुद्दा उठाते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम निरंतर इस बारे में बात करते रहें, और इस तरह की जागरूकता अगर हमारे बच्चों में आ जाएगी तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों में कमी आएगी। जागरूकता बच्चों में होना, बच्चे में समझ पैदा करना, ये हम अभिभावकों का ही काम है। और सोसाइटी में जो एक गिरावट आती जा रही है उस तरफ निश्चित रूप से सोचने की ज़रूरत है। सरकारें अपना काम करती हैं, लेकिन जहाँ अति हो जाती है वहाँ बोलना पड़ता है। जहाँ अति हो जाती है वहाँ आप राजनीति से इतर नहीं जा सकते, वहाँ आपको पॉइंट आउट करना पड़ता है। बाकी एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें निश्चित रूप से सारी महिलाओं को इकट्ठा होकर इस इशू पर आप समय समय पर इस तरह की चर्चाएं रखेंगे तो समाज में एक मैसेज जाएगा। और इस तरह के बच्चों को अगर बुलाएंगे तो ये बच्चियां अगर जागरूक होकर आगे बढ़कर इस तरह का इनिशिएटिव लेने लगेंगी तो इस तरह की घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। क्योंकि ये मेंटालिटी की बात ही है। आज हम कहते हैं कि नहीं, बच्ची है 5 बजे बाद बाहर नहीं रहेगी, बच्ची है उस तरफ नहीं जाएगी, बच्ची है क्यों हंस रही है, तो उसको दबा के हम ही पहले ये कर देते हैं कि नहीं तुम अलग हो, तुम इस सोसाइटी में फ्री रहने लायक नहीं हो। उस चीज़ को एक समझने की, हमारे माइंडसेट को चेंज करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। चलिए, मैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद ज्योति जी के पास में जाना चाहेंगे कि अलका जी ने जिस तरह से कहा कि एक पार्टी लाइन से अलग, हमारा मोटिव भी यही है कि इसे हमें राजनीतिक चश्मे से नहीं, राजनीतिक अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी, आप रखिए, लेकिन वाकई जो पीड़ा है, हम कितने भी ब्रिजेस बना रहे हैं, कितने भी डेवलपमेंट की बात करें, कितने भी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात करें, लेकिन एक महिला सिक्योरिटी जो बात है, हर घर में महिला हैं। जिन बच्चियों के चरण पूजने की बात की जाती है, जिन महिलाओं को देवी के रूप में माना जाता है, उस भारत के कल्चर की हम बात कर रहे हैं। और अगर हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय होता जा रहा है हमारी मानसिकता से, तो मुझे लगता है कि हवाई जहाज और ये सब कोई काम की नहीं है जब तक उस बच्ची के जहन में ये भरोसा नहीं हो। या नीलम जी ने बहुत ही बड़ी बात कही है, ये सोचने का विषय राजनीतिक दलों के लिए और हमारे सिस्टम के लिए कि विदेश में जाके ज़्यादा हम सेफ रहते हैं। बच्ची कहती हैं कि जानवरों से ज़्यादा इंसानों का डर लगता है। पेरेंट्स को सिर्फ इसी बात की फिक्र रहती है कि 2000 रुपये कम कमा लेना, लेकिन समय से घर आना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद में हम लौटेंगे और ज्योति जी से उनका पक्ष जानेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नारी। मैं माफ़ी चाहूँगा, नारी हमारा आधे घंटे का कार्यक्रम जाता है, लेकिन हमारे साथ जो चर्चा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, आज देश में चर्चा है और नहीं है तो करनी चाहिए। इसी वजह से हमने इस टाइम को बढ़ाया और 1 घंटे तक आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे अतिथियों का मैं थैंक्स देना चाहूँगा जो अपना अमूल्य समय हमारे साथ स्पेंड कर रहे हैं। ज्योति जी, ब्रेक से पहले हम आपके पास, अलका जी के पास में थे और आपका पक्ष जानना चाहेंगे। कई सवाल खड़े हुए हैं हमारी चर्चा के बीच। देखिए, सबसे पहले तो मैं, लवीना ने जो बात उठाई बहुत सही बात है कि अगर आप सेफ ही नहीं हो तो इनोवेशन का, डेवलपमेंट का मतलब क्या है। अगर वो बच्ची बाहर निकल करके पार्क में घूम ही नहीं सकती है तो उस पार्क का यूज़ क्या है। मैं तो एक बहुत छोटी सी बात कहूँ, ये बहुत सही बात है। अगर वो बच्ची वहाँ बाहर जाकर के किसी आईटी कंपनी में जॉब ही नहीं कर सकती है क्योंकि वो लेट नाइट जॉब है, तो उस आईटी कंपनी का होने का मतलब क्या है, क्योंकि वहाँ पर वो काम ही नहीं कर पा रही है। तो ये तो एक बहुत बहुत सही बात है कि सिक्योरिटी प्रायोरिटी होनी चाहिए और यही हमारे लिए बहुत दुखद भी है कि ये सिक्योरिटी जो मुद्दा है, महिला सिक्योरिटी, ये मुद्दा कभी प्रायोरिटी पे आ ही नहीं पाया है। मैं राजनीतिक रूप से, पर मैं अभी भी बात करूं, संसद का सत्र शुरू हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जब एजेंडा सेट किया तब भी मणिपुर वाली घटना वाला मुद्दा 5वें नंबर पर बैठा था। क्यों नहीं वो मुद्दा पहले नंबर पर बन पाया? क्यों नहीं बन पाया कि वो पहले नंबर पे सबसे पहले इसमें चर्चा करें? और इतने दिनों के बाद आने के बाद अगर प्रधानमंत्री जी सिर्फ ये बोलते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उन पर, तो ये अपेक्षा तो नहीं करते थे, बल्कि हम ये सोचते थे कि वो इतने दिन पहले ही बोल देते शायद सख्त कार्रवाई और उनके खिलाफ कार्रवाई। ज्योति जी, एक सवाल होगा मेरा, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल, मेरा एक छोटा सा सवाल। मैं एक और बात, मैं कोई राजनीति, मैं तो पहले जब स्टेप उठाया तभी मैंने नहीं, मैं राजनीति नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मोदी जी ने कहा या अशोक गहलोत साहब ने कहा या बीरेन्द्र सिंह ने कहा, किसी ने भी, मतलब क्या अपेक्षा की जानी चाहिए उनसे? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा। मैं ये चाहती थी कि वो सदन में जब जवाब देने के लिए उठते और वो इस स्थिति में होते कि वो ये कह पाते कि मैं मणिपुर वहां पर इस समय गया, मैंने उस महिला से मिला, मैंने उस महिला की तकलीफ जानी और मैंने वहां पर ये डायरेक्शंस दिए हैं और उस डायरेक्शंस का ये इम्प्लीमेंटेशन का मैं संसद के सदन के पटल पर ये रख रहा हूं कि मैं उस दिन गया, उस दिन जो डायरेक्शन दिए वो एक्टिव। बिल्कुल, हम भी यही बोल रहे हैं कि प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। नहीं होता ना, विदेश में कर्नाटक आ गए, आप राजस्थान आ गए, आप सब जगह चले गए, लेकिन आप वहां पर नहीं गए जहाँ एक्शन हो रहा है। तो ये मैं ये बोल रही हूँ, प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता वो होनी चाहिए कि आप सबसे पहले वहां पहुंचते और आप उस दिन देते और संसद में ये कहते कि हमने उनको अरेस्ट करके हमने उनको इस सजा के स्तर तक पहुंचा दिया है। तो एक जिम्मेदार सत्ता पक्ष में होने पर ये जाना चाहिए, है ना। लेकिन मैं दूसरी बात ये भी, ज्योति जी थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगी। आप मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, मैं किसी बीजेपी या कांग्रेस पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी नेता को टारगेट नहीं करके एक बात बोलती हूँ, कांग्रेस में भी बहुत बलशाली नेता हैं, कोई वहां जाके उस घटना के बारे में जिक्र कर देता। मैं राजनीति से नहीं हूँ, बट मैं एक जनरल मुद्दा बोल रही हूँ। तो मैं तो राहुल गांधी जी तो गए नहीं, उन्होंने क्या, नहीं, सुनिए, मणिपुर वो घटना है जो हमारे सामने आई है, समाज में आपके मोहल्ले में रोज ये घटना घट रही है, उसके लिए क्या आप भी जाके मिलते हैं? नहीं ज्योति जी, इसको राजनीति मुद्दा नहीं बना के, नहीं, इसको राजनीति मुद्दा या मोदी जी हो गया, अशोक गहलोत जी हो गया, सबकी अपनी ड्यूटीज है। अगर हम लिटरेट है और उनसे अपेक्षा नहीं करो, चलिए एक बार सुनिए, कानून व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था और शिक्षा इतनी ऊंची होनी चाहिए कि ये मुद्दा राजनीति ना बने। नीलम जी एक बार ज्योति जी अपनी बात कर ले, मैं लौटूंगा आपके पास। आप सबने अपनी अपनी बात कही, अलका जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू करें। कुछ कहा, लेकिन मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। राजस्थान में जिंदा जला के डाल दिया जाता है। अगर राजस्थान देश की बात क्यों नहीं? क्या राजस्थान केवल देश का एक हिस्सा नहीं है? और अगर है तो देश का हिस्सा है, तो अगर देश में राजस्थान में भी अगर कुछ करना है, जो हम राजनीति नहीं करने की बात कर रहे थे महिलाओं के मुद्दे पर, आप उसी पर आ रही हैं। नहीं, मैं नहीं आ रही, शुरुआत आपने की, मैंने तो जैसे ही बोला वैसे ही आपको तकलीफ हुई, जबकि आपने जब बोला तो मैंने बहुत सहनशीलता के साथ तकलीफ तो मुझे होती है, हर महिला के मामले में। महिला के मामले में नहीं हो रही ना, आपको मोदी जी क्या केस बोल रहे हैं, इससे तकलीफ हो रही है। महिला के मामले में बोल रही हूँ, इससे तकलीफ नहीं हो रही है, इससे नहीं हो रही। मोदी जी ने जितने किया, मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हूं, जितना इसीलिए जितना उन्होंने किया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप मोदी जी के, आपको सत्ता पर आप उनके होने के लिए नहीं, ज्योति जी, आपके पास बहुत ज्योति जी, आज हमने उनकी
नीलम जी एक महिला सेकंड। सुरक्षा चलिए में एक बात, नहीं होना चाहिए। ज्योति जी को अपनी बात पूरी कर लेने महिला दीजिए। सुरक्षा। चलिए ज्योति जी को अपनी बात पूरी कर लेकिन लेंगे, मैं मैं एक बात लौटूंगा जरूर आपके कहना पास चाहूंगी में। कि इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी होता है कि हम महिलाओं को एक ऐसा माहौल दें, एक ऐसी ताकत दें, चाहे वो फाइनेंशियल स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर ऊपर उठाने की हो, और चाहे वो अपनी बात को खुल करके कह सके। तो फिर अब जब ये जो बातें कर रहे थे, अब मैं जवाब देना चाहती हूँ। राजस्थान में आज ये स्थितियां हुई कि महिलाएं जो है थाने में जाकर के अपना केस दर्ज करवाने के लिए आगे आई, वरना पहले तो स्थिति थी घर में ही बैठ जाती थी, घर में ही बैठ जाती। देखिए रेप तो स्कूल में भी हो जाता है, रेप तो घर में भी हो जाता है, लेकिन आपको अगर ऐसी स्थिति आ रहा हूँ अगर ऐसे रेप तो स्कूल में भी हो रहा है, रेप तो घर में भी हो रहा है, रेप तो घर में भी हो रहा है, लेकिन नहीं भटकते। आप एक बार यही होता है। जैसे ही बात मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि जब पहली स्टेप पे अलका जी जब जितनी बात लेकिन राजस्थान के बारे में बोल दूसरे क्वेश्चन में नहीं बोला अलका जी ने एक भी बात, पॉलिटिकल बात। लेकिन आज जब अगर हम कुछ कहना चाह रहे हैं, ज्योति जी आप दोनों ज्योति जी, से मेरा निवेदन है, लेकिन दूसरे पारी में अलका जी ने नहीं बोला। अलका जी सुरक्षित है तो और फिर देश ज्योति में महिला जी। सुरक्षित क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? नहीं क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि योगेंद्र मोदी जी के राज में देश चले, में एक महिलाएं सेकंड। सुरक्षित और इसलिए हम उनकी जी, फैन हैं। मैं ये तो ममता बात मैम, की एक बार बहुत लीना जी को गलत देना, एक बार ये बहुत- बड़ी चले एक मिनट लीना जी मुद्दा मैं बता दूं आपको, वैसे मैंने समझाया भी था। हमारा मोटिव ये है कि महिलाओं के प्रति जो बढ़ते अपराध हैं, क्या किया जाना चाहिए उसमें। सबसे पहले तो सर मुझे यहाँ आके बैठ के ही बहुत शर्मनाक फील हो रहा है कि हम महिलाएं होते हुए किसी महिला की घटना पे राजनीति कर रहे हैं। मैंने अपराजिता हेल्पलाइन चलाई है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैंने वन स्टॉप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर फॉर विमेन चलाया है। वहाँ पे भी काफ़ी केसेस आते थे, ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी केसेस आते थे, जो कि एक रोल मॉडल रहा हुआ है। हमारे पास काफ़ी केसेस आते थे। जब भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, महिलाओं को स्पेशली, अगर इन सब चीज़ों में कोई भी घटना घटित होती थी, उनमें चांस मिलता था कि मैं आके टीवी पर इस घटना से अपना क्रेडिट बना लूँ और राजनीति में प्रवेश कर लूँ, तो कोई भी राजनीतिक महिला उससे पीछे नहीं हटती थी। बट अगर सेकेंड डे उनके पास हम जाके पर्सनली मिलते कि मैम कल आप ये मतलब आपके जो मतलब जो कमेंट्स थे और जो आपने वादे किए थे वो आपके ये थे, तो दूसरे दिन उनका उससे कोई सरोकार नहीं होता। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है हमारे समाज की। एक महिला ही महिला की दुश्मन है, केवल उसको उसके कंधे पे अपना पैर रख के और ऊपर चढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब एक महिलाएं हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए। राजनीति एक अपनी जगह है कि ये किसी भी स्टेट में, मैं ये नहीं कह रही कि अभी जो मणिपुर में हो रहा है, राजस्थान में भी होता है, यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, हर जगह महिलाओं के साथ घटनाएं घटित होती है। महिलाओं को एक यूनिटी बनाकर उन घटनाओं के लिए सॉल्यूशन सोचना चाहिए, ना कि उनके लिए उनके ऊपर राजनीतिक डिस्कशन पे उतर आए कि हम लोग अशोक गहलोत जी होते तो ये होता, मोदी जी होते तो ये होता, योगी जी होते तो ये होता। अरे उस महिला पे क्या बीत रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है, आगे उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, हम उस पर वार्तालाप करें तो ज़्यादा बढ़िया। हम यहाँ पे सभी एक सक्षम महिलाएं बैठी हैं और हम ही अगर राजनीति शुरू कर देंगे ऐसे तथ्यों पे जो कि बहुत शर्मनाक है हमारे सामाजिक स्तर पर, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे महिलाएं सेफ होगी या सामाजिक उत्थान होगा। कोई भी कहीं भी इन सब चीज़ों पे मुझे नहीं लगता कि इस पे हमें राजनीति करनी चाहिए। एक मानवीय विचारधारणा से हमें उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमारे राजनीतिक करियर को आगे बूस्टअप करने के लिए। लीना जी आप सही कह रहे हैं, और मैंने बिगिनिंग में भी ये बात कही थी कि ठीक है, बहुत सारी बात हुई, मैनिफेस्टोज़ में हम लोगों ने कमिटमेंट किए, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बजट में चर्चाएं की हैं। बहुत बार कहा जाता है कि महिलाओं के लिए चले अपराध पे भी राजनीति, लेकिन मेरा अपना मानना नहीं है, शायद इस समाज का मानना है, इस प्रदेश और देश का मानना है कि बहुत बार इस चीज़ की चर्चाएं हो चुकी हैं। अब तो सॉल्यूशन पे कुछ करना चाहिए ताकि उन बहनों को, उन माताओं को एक भरोसा हो सके कि कुछ बदल रहा है। देश की तस्वीर डेवलपमेंट के तरीके से बदल रही है। अगर अंदर से हम खोखले हैं, वो भरोसा ही टूट रहा है, तो वो कोई काम की नहीं है। ये तमाम इनोवेशंस और डेवलपमेंट अगर वास्तव में एक भरोसा ही टूट जाएगा तो फिर क्या काम का है। तो मुझे लगता है कि इस पर गौर करना चाहिए। सियासत अपनी जगह करिए, लेकिन वो भरोसा पैदा करना बहुत ज़रूरी है। ममता मैम कुछ कहना चाह रही थी आप। जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जिस मुद्दे के लिए हम यहाँ आज एकत्रित हैं सारी महिलाएं, तो ये बड़ा ही एक हास्यप्रद एक सीन हो गया है कि हम मुद्दे से पूरी तरह से भटक गए।
यहाँ हम क्यों बात करें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी भी लीडर की? क्या हम औरतें एक साथ एकजुट होकर जो हमारी समस्या है उसके जो रूट कॉजेज़ हैं या जो सोल्यूशन हमें ढूंढना है उस पर नहीं जा सकते हम? वी हैव टू गेट यूनाइटेड। आप चाहे आप जो भी हाउस में बैठते हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये बड़ा ही ये जो जिस मुद्दे के लिए हम आए वो तो एक जोक बन के रह जाता है। सेम वैसा ही ऐसा होता है कि जब मुद्दा उठता है तब बड़े जोश के साथ हम लोग रैलीज करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, बड़े धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन जो मुद्दा है उस जो महिला है या जो लड़की है जिसके साथ अत्याचार हुआ है वो एक मजाक बन के रह जाती है। सब आप कह लीजिए पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स हैं, जो भी युवा नेता हैं, सब अपने अपने बेनिफिट उस मौके से तलाशते हैं। तो इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें एकजुट होना पड़ेगा और स्पेशली महिलाओं से। सो मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी चाहे विधानसभा हो, लोकसभा या राज्यसभा, तो हम ये भूल जाएं कुछ समय के लिए कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी से हूँ या इसकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। क्यों? खासकर महिलाओं के मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दों पे हमें एकजुट होने की बहुत ज़रूरत है, तभी कुछ हो सकता है। अगर इसी तरह से हम लड़ते रहे और आंकड़ों पे और चुनाव के मुद्दों पर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। जी लवीना, तुम कुछ कहना चाहोगे? डिबेट काफ़ी देर से चल रही है, ऑलमोस्ट करीब 40 मिनट हो चुकी हैं। किसी निष्कर्ष पे जाते दिखाई दे रहे हैं? नहीं अभी जी, तो क्या होना क्या चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंग तो एक सारे के सारे दलों को मिलके एक सिंपल सी मीटिंग होनी चाहिए जिसमें रूट कॉजेज़ और उसके ना उसके सल्यूशन, मतलब उसमें है ना ऐसा होना चाहिए कि सारे के सारे लोगों से पूछें, इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, मतलब जितनी भी वुमेंस हैं, सबसे पूछना चाहिए कि करना क्या है, आपको क्या लगता है क्या करने से क्या चीज़ें सही होंगी। और ना मेल से ये पूछना चाहिए कि क्या रीज़न लगते हैं। अगर उनके रीज़न ये कपड़े और मतलब ये फालतू की चीज़ें हैं, उनको हटा के बाकी सबसे रूट कॉजेज़ और इसके सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए और सारे के सारे दलों को एक साथ बैठ के एक मीटिंग करके उसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ। कई बार इस तरह की चर्चाएं की जाती हैं कि महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए, लेट क्यों निकलते हैं, कहीं की जिक्र भी था कि आप रात को क्यों निकले। हाँ, लेकिन मैं बात कहता हूं कि ड्रेस की बात करते 2 साल 3 साल 5 साल के बच्चों की ड्रेस का कहाँ सेंस का कुछ पता लग पाता है। ये दरिंदगी जो है उसको जड़ से खत्म करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी मनीषा जी। जी सबसे बड़ी बात, कितने सारे मामले हमने देखे हैं पिछले सालों से, तो बहुत ज़्यादा जैसे राजस्थान में बढ़ते जा रही है। इवन देश की बात हो रही है तो यहाँ पे हम नारी के मुद्दों को अगर हम देखते हैं तो नारी आधी आबादी है, पर आज भी क्या उस स्तर पे वो आगे बढ़ पाई है। हमारा जो बेसिक जो कहते हैं ना अधिकार है वो क्या हमें मिल पाया है, हमारी सुरक्षा क्या हम कहीं सुरक्षित है। मतलब ये आप विद्या के मंदिर की बात की जाए, विद्या के मंदिर में बच्चियों के साथ में जो जोधपुर के मामले हैं, जो बलात्कार हुए हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है। मतलब ये बहुत बड़ी बातें हैं कि एक इस जगह भी एक बच्ची सुरक्षित नहीं है, पर इनके लिए हम सबको बैठ के कोई ना कोई एक सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, समाधान निकालना ही पड़ेगा। और अगर बेहतर होगा कि अगर एक नारी के जो प्लेटफॉर्म पे अगर हम इस पे चर्चा कर रहे हैं तो कोई ना कोई निष्कर्ष लेके हम यहाँ से जाएं। तो मैं बस वही कहती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, किस तरह से कर सकते हैं, हम लोग अवेयर करें बच्चियों को, ज़्यादा से ज़्यादा से लवीना जैसी बच्चियाँ आगे आए, सामने आए, और वो अपने ही युवा जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको आगे से आगे करें। इवन हम जितना बच्चियों को उतने ही बच्चों को एजुकेट करें। तो ये सब चीज़ें मेरा देखिए एक मैं हिस्ट्री मैंने बहुत नज़दीक से पढ़ी है और मेरे को बहुत शौक है हिस्ट्री पढ़ने का। कई मुल्कों की आज़ादी की कहानियाँ भी मैंने पढ़ी हैं, उसमें इतिहास में सभी लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने भी 10th 12th तक तो हिस्ट्री सभी पढ़ते हैं। हर मुल्क ने कुर्बानी दी है और लोगों को ये परवाह नहीं रही कि मेरी कुर्बानी से मेरे परिवार को फ़ायदा होगा। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ सोची कि मेरे देश को, ये मुल्क रहना चाहिए, देश आज़ाद होना चाहिए। शायद इसी वजह से दी होगी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या किसी ने भी अगर ये सोचते हैं कि मेरे परिवार का भविष्य क्या होगा, तो मुझे लगता है कि देश आज़ाद भी नहीं होता। ना गांधी जी ने ये सोचा होगा, सिर्फ एक ही जहन में बात थी कि मुल्क आज़ाद कैसे होगा और देश चलना चाहिए। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है, ये कुर्बानी देनी होगी शायद इस व्यवस्था को सुधारने के लिए। और अगर कोई फिक्र करेगा कि मेरे करियर का क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, दरिंदगी बढ़ती जाएगी, बातें होती रहेंगी, मैनिफेस्टो में चर्चाएं होंगी, हाउस मजाक बन करके रह जाएंगे, राजनीतिक दल घड़ियाली आंसू बहाएंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि अगर कहीं पे भी कुछ दिखता है आपको कि इस बच्ची के साथ में अकेली सहमी हुई 3 लड़के बेवजह इसको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप रुकिए, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया का फायदा उठाइए, पुलिस को भेजिए। कुछ नहीं होगा तो अवेयर होगा, आज नहीं तो कल वो वायरल होगा, जरूर जूत पड़ेंगे उनके। मुझे लगता है कि कानून हाथ में लेने की हम बिल्कुल पहल नहीं करते,
लेकिन वीडियो बनाई कानून हाथ में लेना नहीं है। वो दरिंदगी की मानसिकता को ख़त्म करने के लिए एक बात जरूर आएगी, कोई ना कोई तुमको देख रहा है। तो आई थिंक कि इससे बहुत सारी चेंज होगी। आप बोल्ड बनिए, खुद बनिए, किसी के भरोसे मत रहिए। आपको खुद को जागरूक होना पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं, हमारे ऑफिस के बच्चों को कहते हैं कि सहन मत करिए, मजाक की एक लिमिट होती है, उससे बाहर अगर कोई जा रहा है तो तुरंत बताइए। तो मुझे लगता है कि अवेयर, किसी को टॉलरेट मत करिए। आप खाना खाने के लिए जाते हैं, हम कई बार देखते हैं परिवार में महिलाएं भी होती हैं, साथ में बोलने दो, आपको क्या लेना देना, लूज कमेंट्स करेंगे। बच्चियां ये सोच के सहम जाती हैं कि खाना खाने आए, इनके मुंह लगने थोड़ी आए, लेकिन नहीं, कोशिश करनी चाहिए। बसों में सुनते हैं द्विअर्थी शब्द बोलेंगे उन बच्चियों के बारे में, तो ये बहुत सारी जगह होती हैं, ये कोशिश करनी चाहिए। और मैं कहूँगा, आप दोनों बैठी हुई हैं, सरकारों में है, आप जरूर कहिए, ट्रेन हो बस हो, इस तरह के ऑपरेशन चलने चाहिए कि जहां भीड़ है, कॉमन डिब्बे हैं, उनमें महिला पुरुष बैठे हैं। तो नजरिया क्या है लोगों को, अगर 10 भी नजीर पेश कर पाओगे तो मुझे लगता है कि बोलने से पहले आदमी सोचेगा कि यार कहीं को देख तो नहीं रहा है मुझे। जी योगेंद्र जी, केवल बोलना ही नहीं, मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बहुत जगह पे कर रहे हैं, आज हमने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया करप्शन को कम करने के लिए, इसको कम करने के लिए, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए महिला सुरक्षा के लिए भी, और वो सबसे सही तरीका हो सकता है। क्यों नहीं शहर में कैमरे होते हैं, जैसे जैसे आपकी गाड़ी 60 की स्पीड के ऊपर जाती है और चालान आ जाता है, आपकी स्पीड, आपके वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, और वहाँ पे अगर आपको कोई भी ऐसी हरकत होती हुई दिखती है, क्यों नहीं उसके घर पर पुलिस पहुंच। आपको जितना आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जितना आप, और सरकारों से यही अपेक्षा रखते हैं हम कि उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए आगे आए, उस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल। ज्योति जी, ये सब भी आप दोनों से यही अपेक्षा कर रही हैं। मैं कुछ कहना चाहूंगी ज्योति जी, मैं भी यही बात कह रही हूँ, मैं कुछ कह रही हूँ, लेकिन तकलीफ तब होती है, तकलीफ तब इतनी महिलाओं के जो केसेस जा रहे हैं, क्या उन पे काम हो पा रहा है? मैं आपको यही बात यही कहना चाहती हूँ। मैं आपको आपने तुरंत मैंने एक राजनीतिक दल आप दोनों से, तो मैं लास्ट में जाऊँ, एक बार नहीं थी, ज्योति प्रायोरिटी नहीं होती है। ज्योति जी मैंने आवाज पहुंचाने में आपसे और अलका जी से, हम इसी की अपेक्षा रखते हैं। आपसे और अलका जी से दोनों से मैं लास्ट के अंदर जवाब लूंगा। मैं एक सवाल, सुझाव गया ना मेरा महिला सुरक्षा के लिए, मेरा तो बजट में भी सुझाव यही गया था कि तो इम्प्लीमेंट ये पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए, वही बात है, करना चाहिए जी। ज्योति जी और उनके बारे में बात करना जरूरी है। अगर अभी अपन पूरा कॉन्क्लूजन अगर इसका निकालें तो पीड़ा उनको उतनी ही है जितनी अलका जी को है, क्योंकि दोनों महिलाएं जो बिल्कुल है, होनी चाहिए। बट सवाल मेरा अब आपसे है, क्यों इनको राजनीति मुद्दा बना के कांग्रेस और बीजेपी की महिलाओं को बुलाया जाता है? मैं बिल्कुल, नीलम जी आप सही कह रहे हैं। देखिए कारण क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे गवर्निंग सिस्टम जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज का है, और लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई जो जनप्रतिनिधि हैं वो सरकार बनाते हैं, पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं। हम कोशिश करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से पार्टी के बंधन में बंधे होते हैं, उसके एक सक्रिय सिपाही की तरह इनकी भूमिका होती है। लेकिन अगर अलका जी और ज्योति जी को आप 5 महिलाएं बैठ करके, बच्ची बैठ करके वास्तव में अगर इनके दिल को चेंज कर सके कि पहला मोटिव तो चाहे कहीं भी हो, मैं अगर बात नहीं रख पाई तो मैं अंदर से अपने आप को माफ नहीं कर पाऊं, ये मेरा मकसद है। चाहे 2 को ही हम कह सकें, ये 5 महिलाओं को तैयार करेंगे कि सहन नहीं कर सकते, सामने रख रहे हैं, ये नीलम जी हमारा मकसद है। सर ये उसको आगे पहुंचाना वो ज्यादा मैटर करता है। सर एक महिला होने, मनीषा जी एक से आ रहा हूं, आप दोनों से तो मुझे लास्ट में जवाब लेना है, आज हमारे सेलिब्रिटी हैं आप। सर मेरी आपसे गुजारिश है, आप पावर में हैं मैडम, आप पावर में, आप दोनों पावर में हैं, है ना, और हर राजनीतिक महिला पावर में है, पुरुष पावर में है। आप लोग ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते? मैं घर में बैठ के कई बार सोचती हूँ कि ऐसा कदम उठाया जाए, ऐसी कानून व्यवस्था हो कि इन दरिंदगी करने वालों की सोच में ही पसीने आने लग जाए। कुछ ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग हर चीज पे विचार करते हैं, पर ऐसा कानून क्यों नहीं पारित लीना जी? बिल्कुल, देखिए कानून की नजीर होती है, वही बात करें। हमको बहुत पावरफुल समझ रहे हो, लेकिन हम भी एज ए महिला अपने राजनीतिक दल में उतना ही संघर्ष करते हैं। बिल्कुल मैम, हर कॉर्पोरेट में संघर्ष है, हर राजनीतिक महिला में संघर्ष है। हम नहीं महिलाओं के नाते भी करते हैं, महिलाओं के नाते भी करते हैं संघर्ष। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, महिला वोटर्स से भी हम वो अपेक्षा रखें
हम भी वो अपेक्षा रखें कि जहां महिला जनप्रतिनिधि उनको बिल्कुल मैडम, हमारा वोट आपके साथ है। उनको भी पार्टी से ऊपर उठ करके महिलाओं बिल्कुल जनप्रतिनिधि की भागीदारी को बढ़ाने में उतना ही सहयोग करना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तब जा करके वो महिलाएं जब पार्टी को लगेगा ना कि और हमने महिला कैंडिडेट खड़ा किया है, मैडम अगर आप जीत जाएंगी तो आप क्या ये वादा करती हैं? तो उस दिन उन महिलाओं की ताकत जो है एक सवाल है, एक सवाल ज्योति जी, जब आप वोट की अपील करते हैं और जो प्रोमिसेस करते हैं, तो क्या जीतने के बाद भी आपके मन में वो सारी ख्याल आते हैं कि आप लोगों ने जो हमसे प्रोमिसेस किए हैं वो आप पूरे करेंगे? बिल्कुल यहाँ पे हाँ, बिल्कुल होते हैं। पहले उनमें यहाँ पे मैं एग्री करूंगी ज्योति जी से, इनफैक्ट अलका जी से। ये दोनों फीमेल ऐसी हैं, जितना मैंने इनका कार्यकाल में देखा है कि अगर इन्होंने जो प्रॉमिस करा महिलाओं के लिए वो है, लेकिन वापस मुद्दा वही आता, क्या इनको भी उतनी फ्रीडम है? क्या हम सब लोगों ने इनके लिए फ्रीडम तभी मिलेगी जब हम सब महिलाएं एक होकर एक दूसरे को सपोर्ट करके अपने सामाजिक स्तर पर एक दूसरे को खड़ा करें। एक महिला बढ़ती है, दूसरी महिला उसको पहले खींचने लग जाती है, पहले डाउन पुल करती है। नोबडी को एक पुरुष को सपोर्ट करता है, पर एक महिला को कभी सपोर्ट नहीं करती। तो एक तो समाज की अपनी दर्दनाक जो ये जगह हो रहा है, ये ही दर्दनाक वो है। जी चलिए बिल्कुल, मैं लास्ट के अंदर चले, समय कम है ज्योति जी और अलका जी, समय कम है। मैं आप लोगों के पास में जाना चाहूँगा। ज्योति जी, हम एक निष्कर्ष पे पहुँच रहे हैं और मुझे लगता है कि आपके दोनों के कुछ अल्फाज जो बाहर आ रहे हैं उनसे लेकर कुछ आप लोग चेंज पहले से होंगे, लेकिन और दिख रही हैं। मकसद हमारा सिर्फ एक ही है कि वाकई मैं ये नहीं करता कि आप पार्टी से बगावत करिए, कुछ भी करिए। पार्टी में अगर आप मजबूत रहेंगी तो मुझे लगता है कि डिसीजन मेकर बन पाएंगे, और ज़्यादा हमारा मकसद यही है कि आप उस योग्य बने और उस व्यवस्था के लिए वास्तव में अपनी बात कह सके और आपके बात की वजूद हो वहाँ पे। हम तो चाहते हैं आप इतना स्ट्रॉन्ग बने, तो अगर आप मजबूत नहीं बनेंगे तो मुझे लगता है कि कोई मकसद भी नहीं रहेगा। राजनीतिक दलों का अपना सोचना है कि 33% आरक्षण को क्यों दबा के बैठे हैं। अगर नहीं भी पास हो रहा है तो 33% टिकट देने में उनके हाथ बंधे हुए नहीं है। शायद ये भी प्रयोग करके देखना चाहिए कि 33% आरक्षण अगर मिल जाता है महिलाओं को या वहाँ पे प्रतिनिधित्व बनता है तो वाकई क्या हो सकता है। लेकिन सोच जरूर बदलनी पड़ेगी, सोच में कहीं ना कहीं खोट है। यही बड़ी वजह है कि जिस तरह से दरिंदगी बढ़ती जा रही है। रास्ते बंद कर दीजिए। कोई लोग ये सोच के चलते हैं कि कर देंगे, कोई बात नहीं है, कोई इनको रास्ता निकल जाएगा। ये रास्ते बिल्कुल बंद होने चाहिए। जो अभी लीना जी कह रहे हैं कि कोई सोचता है कि हो क्यों रहे हैं और रुक क्यों नहीं सकते। अभी जो नीलम जी ने कई विदेशों के उदाहरण दिए, यूएई का भी दिया, वहाँ वजह यही है, अपराध करने से पहले सोचता है कि इसका अंजाम क्या होगा। हमारे यहाँ क्या हो गया कि हम लोग रास्तों पर विचार करते हैं, अंजाम से ज़्यादा हमारे यहाँ अपराधी रास्तों पे विचार करता है कि अच्छा उस रास्ते से नाबालिग है और ये तो निकल जाएगा, इसको तो सिलाई की मशीन भी मिल जाएगी। ये सब नहीं होने चाहिए। कुछ रास्ते बंद करने होंगे, जिसे हम छेद कहते हैं सिस्टम के, उसे बंद करने की ज़रूरत है। जी ज्योति जी, अब कहिए। अब मैं 30 सेकंड चाहूँगा क्योंकि समय थोड़ा कम है। मैं तो 3 बातें, क्योंकि अब कंक्लूजन पे हम पहुंचना चाहते हैं। मुझे तो लगता है सबसे पहली बात 33% आरक्षण नीति के फैसलों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए संसद और विधानसभा में होना चाहिए, क्योंकि ये स्थानीय निकाय में हुआ है तो उसका लाभ मिला है, महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिले। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल जो है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका इस्तेमाल जो है वो सरकारों को उसके लिए सुनिश्चितता करते हुए अपनी मैनिफेस्टो में उस बात को रखना चाहिए। और तीसरी बात, जब महिलाएं जब वोट देने, जैसे आज कास्टिज्म एक बहुत बड़ी चीज हो गई है, हमारी जाति का व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको वोट देंगे, तो महिला को जाति समझ लीजिए। महिलाओं को कम से कम जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उनको ये सोच करके कि वो बीजेपी से है, कांग्रेस से, बीएसपी से ये है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए लोग महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, जिससे वो हो। और जहां महिला जनप्रतिनिधियों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जहां पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वहां पर भी उनको भी राजनीति से ऊपर उठ करके केवल दूसरी पार्टी के ऊपर कमेंट कर जाकर के करने की जगह उस महिला को न्याय की स्थिति तक वो पहुंचा पाए, इसके लिए प्रयास जो है वो जरूर करने चाहिए। अलका जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए, बातें तो बहुत अच्छी की आपने। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि एक मोरल एजुकेशन हमारे समय में होती थी, नैतिक शिक्षा जी, वो शिक्षा समाप्त हो गई है और ये ऑप्शनल होता था हर स्कूल कॉलेज में। मुझे लगता है आज की सोसाइटी का जो रुख जा रहा है उसमें वो नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। दूसरी, हम सब यहाँ बैठे हैं, माँ भी हैं, बहनें भी हैं, हमें क्यों नहीं घर से शुरुआत करनी चाहिए। हमारे घर के जो पुरुष हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम शुरू से कहते हैं तुम फ्री हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, लड़की है ये नहीं करेगी। ये जो दुर्भाव है, जो दुभाव हम करते हैं, इसको दूर करेंगे तो एक माइंडसेट आएगा
और वो निश्चित रूप से पॉजिटिव तरीके की तरफ जाएगा। और तीसरी वही बात है कि लॉ जो है, उस लॉ के लिए और जिस विक्टिम के पास हम जाते हैं उसको विक्टिम समझ के नहीं, नारी समझकर हम उसके साथ जाएं, उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ें और एकजुट होकर अबव द पार्टी लाइन हम उसके लिए कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से वो महिला भी सुरक्षित महसूस करेगी, उसको न्याय भी मिलेगा और हम सब यहाँ पर बैठ कर खिचड़ी पकाने की बजाय एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में दे पाएंगे। बिल्कुल, मैं माफ़ी चाहूँगा। मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है लेकिन समय सीमा है, उसे ध्यान में रखने में रोकना चाहेंगे। जिस मकसद की ओर हम जा रहे थे, बहस बेशक बिगनिंग में पॉलिटिकल सिनेरियो में ढलती चली गई थी, लेकिन एंड कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, जो बिल्कुल जिस तकलीफ के साथ में हमने शुरू की थी, लेकिन दोनों की जो हमारे पार्टियों की नेत्रियाँ बैठी हुई हैं निश्चित रूप से मानती भी हैं और मकसद हमारा यही है। कानून इससे सख्त नहीं हो सकता कि अगर रेप केस में मृत्यु दंड हो, इससे ज़्यादा क्या होगा। मृत्यु दंड आखिरी होता है, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं नहीं बदल पा रही, स्थितियां नहीं बदल पा रही हैं। निर्भया केस के वक्त जब ये प्लानिंग बन रही थी कि मृत्यु दंड होगा, तो एक बात बहुत निकल के आई थी, मैंने बहस की थी यहाँ पे महारानी कॉलेज में, तो कुछ महिलाओं ने ये भी कहा था कि ठीक है कानून तो बना रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हो कि जो विक्टिम है उसी को ख़त्म कर दें, कि सबूत ही नहीं बचेगा तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, बहुत सारे केसेज में हो रहा है। खैर, कानून बना है, नज़ीर पेश करनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो वजह है कि हैदराबाद जैसी घटना में एनकाउंटर के बाद में फूल बरसाए जाते हैं। जो मुल्क कानून में भरोसा करता है, अगर वहाँ इस तरह के केसेज पे अप्रिशिएट कोई कर रहे हैं तो हमें गौर करना चाहिए कि वास्तव में उस व्यवस्था पे क्यों भरोसा आ रहा है जो कानून व्यवस्था से उठ रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पार्टी लाइन से अलग हट करके, अपना स्वार्थ छोड़ करके अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि इंसाफ होगा, नहीं तो नाइंसाफ़ी होगी। और मैं फिर कहूँगा, ये राजनीतिक दलों के घड़ियाल आंसू यूँ चलते रहेंगे और विक्टिम चीखती रहेगी, कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो फिर मैं कहूँगा कि जो बात निकल के आ रही थी डेवलपमेंट और इनोवेशन सब रह जाएंगे। अगर वो इज्जत ही दाव पे लग जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।